गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने चल रहे हैं पाठ 12 संसार पुस्तक है। तो इस पाठ को लिखा है बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने, और ये साहित्य की विधा है पत्र। जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था तो उनके पत्रों का जो संकलन था उसकी एक बुक बनी थी ना। ये सारी चिट्ठियाँ थी। पिता के पत्र पुत्री के नाम एक पुस्तक का नाम है, और उसी पुस्तक में से एक चिट्ठी का एक भाग जो संसार एक पुस्तक के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। हम लोग देखेंगे इसमें कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को पत्र के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारी देते हैं प्रकृति के बारे में जो उन्हें ज्ञात नहीं होता है। क्योंकि साधारणतः क्या होता है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों को जानने के लिए। तो जो इंदिरा गांधी थी वो भी जब जवाहरलाल नेहरू के पास होती है तो बहुत सारे सवाल पूछती हैं, और जवाहरलाल नेहरू सारे सवालों का जवाब उन्हें देते थे। लेकिन अब वो उनसे अभी दूर हैं, थोड़ी बड़ी हुई हैं, पढ़ने के लिए गई हैं, तो उनके सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो पत्र के माध्यम से वो उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। लिखा है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उस बड़े छोटे देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा। पत्र जब लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू तो मसूरी में है इंदिरा गांधी, और नेहरू जी कहाँ पर हैं? इलाहाबाद में है। और वो बोलते हैं पत्र में शुरुआत में लिखते हैं कि उस तरह से हम बातचीत अब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उस छोटे बड़े देशों की दुनिया के बारे में कथाओं के माध्यम से जानकारी लूँगी, छोटी छोटी कहानियाँ लूँगी। फिर बोलते हैं तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उन एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। बोल रहे हैं कि अगर किसी के बारे में जानना है, किसी देश के बारे में जानना है तो सिर्फ उसी देश के बारे में मत जानो, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। जहाँ पे तुम सिर्फ पैदा हुई हो सिर्फ उसी के बारे में जानकारी मत इकट्ठा करो, ठीक है। बोलते हैं तुमने इंग्लैंड के बारे में तो जाना ही, इंग्लैंड का इतिहास तो पढ़ा ही है, हिस्ट्री में तो पढ़ा ही है, लेकिन हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। जो हमारा भारत है, अगर दुनिया के मैप में उसको देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो वो एक छोटा सा हिस्सा है वो दुनिया का, ठीक है। आगे लिखते हैं, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उनमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, आनंद मिलेगा उतना किसी कहानियाँ उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ, उनके अंदर जिज्ञासा वो पैदा कर रहे हैं नेहरू जी इंदिरा गांधी के अंदर, कि थोड़ी सी बातों को तुम शौक से पढ़ोगी। जितनी बातें वो लिख रहे हैं पत्र में, इन बातों को तुम शौक से पढ़ोगी। पहले ही उनको प्रेरित करते हैं, जिज्ञासा जगा देते हैं उनके अंदर, ताकि पढ़ने वाला मन लगा के पढ़े और एक्साइटमेंट होगी कि क्या चीज़ें लिखी गई हैं। और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, आबाद मतलब रहना, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा
उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। मतलब जितना तुम किताबों में पढ़ोगी सारी महान पुरुषों के बारे में, तो तुम्हें उतना आनंद नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक समय ऐसा था कि इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। मतलब इतिहास के बारे में जिज्ञासा पैदा करते हुए वो बोलते हैं कि तुम जानती हो कि जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले इस धरती पे कोई नहीं था। जानवर, आदमी से पहले जानवर थे और जानवर से पहले भी कुछ नहीं था। ये धरती पे कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस विषय में कभी सोचा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बहुत गर्म थी और हम उनकी किताबों और पहाड़, कोई लिखने वाला नहीं था। जब इंसान ही नहीं हो तो इतिहास लिखेगा कौन उस जमाने का। तो इतिहास के बारे में लोग जानते कैसे, इस धरती के बारे में लोग जानते कैसे? तो यहाँ के जो पहाड़, पेड़, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, हड्डियाँ हैं पशुओं की, उसको गौर से देखते हैं तो वही हमें इतिहास बताते हैं कि पुराने समय में यहाँ पर कुछ भी जानदार चीज़ नहीं थी। हमारी धरती गर्म थी, कोई भी मनुष्य नहीं था यहाँ पे। तो इन्हीं सारी चीज़ें तो हमें पता चला। इतिहास पहले कोई पढ़ा लिखा थोड़ी था कि इतिहास बैठ के लिखेगा, ठीक है। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता। इतिहास के बारे में बोलते हैं कि तुम तो पढ़ सकती हो, लेकिन जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था तो फिर कौन लिखता है इतिहास? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़ी मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस ज़माने में लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। बोल रहे हैं कि बड़े मज़े की बात है, अगर हम बैठे बैठे कोई बात सोच ले, इतिहास कोई नहीं जान रहे, कोई कहानी ऐसी गढ़ दे कि पहले यहाँ साधु महात्मा सबसे पहले आए थे ना, इमेजिन करने को बोले। इतिहास तो लिखने वाला कोई नहीं था भारत का कि सबसे पहले कौन था धरती पे। तो वो बोल रहे हैं कि बड़ी मज़े की बात होती है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते ना, धरती के विषय में हम अपनी मन गढ़ कहानी अगर गढ़ लेते, जबकि हमको फैक्ट नहीं पता है कि इतिहास में हुआ क्या था, क्योंकि लिखने वाला कोई नहीं था। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि पहाड़ों, पेड़, नदियों के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि हाँ धरती पे पहले क्या चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने में लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? पहाड़, नदियाँ, समुद्र और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने बताया है? जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, ठीक है। जानवरों की पुरानी हड्डियों के बारे में भी जानते हैं। इस तरह और भी कई किताबें और कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह और भी कई चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, जिनके
माध्यम से हमें धरती के विषय में पता चलता है। जैसे इस तरह हम जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी किताबों को पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। उन्होंने संसार को एक पुस्तक माना है, क्योंकि पर डे हमारा एक एक दिन बीतता जाता है जिस प्रकार, वैसे ही जैसे किताब का हर एक पन्ना हम लोग पलटते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर दुनिया का हाल जानना है, दुनिया के विषय में हमको जानना है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरों की लिखी हुई मोटी मोटी किताबों को हम लोग पढ़ें और तभी हम लोग जान पाएंगे। हमें जानने के लिए दुनिया का हाल क्या करना पड़ेगा कि संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। जो संसार में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, तो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। रोड़ा होता है एक पत्थर जो चिकना होता है चारों तरफ से, वो गोल भी हो सकता है, कोई शेप भी होता है, लेकिन चिकना होता है चारों तरफ से। ठीक है, तो वो बोलते हैं, उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए कि तुम एक रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ अगर देखती हो, तो शायद वो संसार का छोटा सा पृष्ठ, यानी तुम्हें कोई सीख दे रहा है। वो संसार रूपी पुस्तक है, वो पुस्तक का कोई एक पन्ना है जो तुम्हें कुछ सिखाएगा। क्या सिखाएगा? शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, यानी तुम उसकी भाषा समझो, उसके बारे में जानो। वो कैसे, हर एक वस्तु की अपनी कहानी होती है। जैसे हमारी एक कहानी है ना, कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है, पहले उसका रूप कैसा था, आगे वो कैसा होगा, तो सब हर एक वस्तु की, दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें, हर एक वस्तु की अपनी एक कहानी होती है। तो वैसे ही वो रोड़े की एक कहानी वो जानने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? बोलते हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले उसके अक्षर सीखते हैं पढ़ने के लिए। तो बोलते हैं कि इसी तरह तुम्हें प्रकृति के भी अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, यानी प्रकृति के विषय में, उसके सौंदर्य को, उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा, तभी तुम उसकी कहानी या पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, क्योंकि प्रकृति के प्रति सबका एक कनेक्शन होता है ना। कोमल पक्षी है, कोई अगर दिक्कत में है तो उसको हम लोग उसको ठीक करते हैं ना, उसको दुलार देते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ें जितनी हैं उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसको वो संबोधित करते हुए, बताते हुए वो आगे क्या लिखते हैं कि शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, रोड़ा वही पत्थर, तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? यह गोल, चिकना और चमकीला हो गया, उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? जैसे पहाड़ है, पहाड़ों से जब कोई चट्टान टूट के निकलती है तो वो उसका शेप क्या होता है? उबड़ खाबड़ होता है ना, उबड़ खाबड़, नुकीला नुकीला, उसके जो कोने होते हैं, पत्थर के कोने नुकीले होते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि ये गोल चिकने रोड़े चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर डालो। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा ना। जितने भी टुकड़े उसमें से निकलेंगे पहाड़ से, खुरदुरे निकलेंगे और नुकीले भी निकलेंगे। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह उसकी कहानी सुन सकोगी। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा होगा। अगर उस तुम गोल चिकने रोड़े से पूछोगी तो वो अपनी कहानी बताएगा कि एक समय ऐसा था कि वो भी खुरदुरा और नुकीला था। ठीक है, शायद एक दिन, शायद बहुत दिन गुजरे हो, वो भी चट्टान का एक टुकड़ा था, ठीक टुकड़े की तरह जिसके किनारे और कोने थे।
जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। वो अपनी कहानी बताएगा कि पहले भी वो नुकीला था, ठीक है, और खुरदुरा था। शायद वो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा ना, नुकीला जो पत्थर है किसी पहाड़ के दामन में, यानी उसी के साया में नीचे वो पड़ा रहता है पत्थर का टुकड़ा। उसे बहाकर छोटी घाट, शायद पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। मानो बारिश होती है और तेज बौछार आती है पानी की, तो उसे बहा कर लेकर एक छोटी घाटी में ले जाता है। वहाँ एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। पानी के बहाव में एक जगह से वह दूसरी जगह जाता है, जो रोड़ा होता है जिसके खुरदुरे और नुकीले निकलते हैं, और लगातार वो चलते चलते घिसता जाता है नीचे से। घिसते घिसते उसके जो किनारे हैं वो चिकने हो जाते हैं और वो गोल हो जाता है। लास्ट में क्या होता है, वो चमकदार हो जाता है। इस तरह वो कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। बता रहे हैं, एक रोड़े के माध्यम से कहानी बता रहे हैं, लास्ट में क्या सीख देते हैं। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता, जिसे समुद्र के किनारे अपने भाइयों से वो जा मिलता। समुद्र के किनारे ढेर सारे बालू होते हैं, तो ये भी रोड़ा एकदम और घिसता अगर तो एकदम छोटा होता है, धीरे धीरे इसके आकार में परिवर्तन होता है रगड़ खा के, और लास्ट में सूक्ष्म बालू का कण बन जाता है छोटा सा, ठीक है। और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा रोड़ा हमने क्या सीख दिया कि हम निरंतर जो भी प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, हमें वो परफेक्ट बना देता है, एक अच्छा बना। अगर हम लगातार प्रतिदिन पढ़े, मेहनत करें, तो एक दिन हम भी क्या होंगे, चमकदार होंगे, यानी हमारा भी नाम रोशन होगा, एक रोड़े चमकीले की तरह, ठीक है। तो कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, उसमें हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, और अपने आप को निखारने के लिए हमें भी रगड़ना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होता। अब हम लोग पढ़ते हैं इस बच्चों, ये जो पत्र है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था इंग्लिश में, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया था प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास के सम्राट माने। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और इनका जन्म हुआ था बनारस में ही हुआ था, लम्ही गांव पांडेपुर में हुआ था। तो अब हम लोग लेखक के बारे में पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। आज़ाद भारत के प्रथम हमारे प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना, ठीक है। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है, कि हमारे आसपास जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको हमें कैसे समझना है, कैसे पहचानना है, ठीक है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है, इसी पुस्तक से ये चिट्ठी ली गई है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे, और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से क्या सीख मिलती है, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको समझने के लिए, उनसे कनेक्ट करने के लिए उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी भी वो हमें लाभ पहुंचाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें निरंतर अभ्यास करना है, और प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के पास जाना होगा, प्रकृति का संरक्षण करना होगा, पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, क्योंकि प्रकृति से ही हम हैं। और
प्रकृति न होती तो आज हम लोग ना होते। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।